दुनिया में पाकिस्तान की एक और बड़ी फजीहत अब तय है और इस बार इमरान खान के लिए खुद पाकिस्तान में पाला पोसा गया आतंकी सैयद सलाहुद्दीन उसके लिए मुसीबत का सबब बन चुका है, क्योंकि सैयद सलाहुद्दीन से जुड़ा एक सनसनीखेज दस्तावेज सामने आया। आईएसआई से सीधे सलाहुद्दीन के तार जुड़े हैं और आईएसआई के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियां सैयद सलाहुद्दीन चलाता है। पाकिस्तान के खुफिया दस्तावेज में सलाहुद्दीन का जिक्र भी है, जिसमें साफ पता चलता है कि आईएसआई के लिए सलाहुद्दीन काम करता है। पाकिस्तान में सलाहुद्दीन का व्हीकल ना रोका जाए, इसके लिए बाकायदा सरकारी आदेश भी जारी किया गया है। तो आपको यह भी बता दें कि सैयद सलाहुद्दीन पर जो नया दस्तावेज सामने आया वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा विध्वंसक साबित हो सकता है, क्योंकि एफएटीएफ की नजर लगातार बनी है और हालत पहले से ही खस्ता है और भारत आतंकवाद को लेकर लगातार घेरता रहा है। कुछ यहां पर फैक्ट्स आपको अभी मैं दूंगी जो ये बताता है कि सैयद सलाहुद्दीन का इस तरीके से नाम आना पाकिस्तान के लिए क्यों विध्वंसक है। अगर सलाहुद्दीन और आईएसआई साथ साथ हैं, जो कनेक्शन सामने आया है, तो कैसे इमरान की शामत आई है वो आप समझ लीजिए। सलाहुद्दीन से रिश्ते हैं, सनसनीखेज खुलासा हुआ अगले महीने एफएटीएफ की मीटिंग से ठीक पहले ये खुलासा हुआ। इसके नतीजे ये होंगे कि पाकिस्तान पर बैन की आशंका बढ़ जाएगी। एफएटीएफ पहले ही अपनी कड़ी नजर बनाए हुए है पाकिस्तान पे। एफएटीएफ में समीक्षा होनी है कि पाक आतंकियों की फंडिंग रोक पाया है या नहीं रोक पाया है, लेकिन सरकारी एजेंसी आईएसआई से आतंकी के संबंध पाकिस्तान की पोल को खोलते हैं, जिसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। भारत में आतंक को बढ़ाने वाले बड़े चेहरों में शामिल सलाहुद्दीन रहा है। सलाहुद्दीन को लेकर सबूत भारत ने लगातार दिए हैं, लेकिन खुलासे से भारत और मजबूती के साथ आतंक का मुद्दा उठाएगा और पाकिस्तान को अलग अलग मंचों पर वो घेर सकता है। नए दस्तावेज के मुताबिक सलाहुद्दीन से आईएसआई के गहरे रिश्ते हैं, दोनों साथ साथ काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सत्ता पर आतंकियों को पालने के आरोपों की इन दस्तावेजों से पुष्टि होती है, जिसको नकारता है पाकिस्तान। लश्कर और जैश पर भी सलाहुद्दीन का हाथ रहा है। सलाहुद्दीन के घिरते ही हाफिज और मसूद अजहर पर भी अब दबाव बढ़ेगा, क्योंकि वो भी आतंकी गतिविधियों को बढ़ाते हैं। सलाहुद्दीन कबूल चुका है कि कश्मीर में वो आतंक फैलाता है। जैसी स्थिति कश्मीर में बनती हुई नजर आई, सलाहुद्दीन का उसमें बड़ा हाथ था। कश्मीर में पाकिस्तानी करतूतों पर भारत का रुख अब और ज्यादा मजबूत होगा। ये बताया जाएगा कि कश्मीर में आतंकवाद अगर फैलाया गया तो वो पाकिस्तान के जरिए पहुंचा। पाकिस्तानी दस्तावेज में सलाहुद्दीन के वाहन को ना रोकने का निर्देश है, रोका ना जाए, पूरी तरह से छूट दे दी जाए। पाकिस्तान में आतंकियों के दबदबे का ये बड़ा सबूत है जो कि दुनिया के सामने आता है, जिससे पाकिस्तान एक्सपोज होता है। भले ही वो कितनी बातें करता रहे, लेकिन पाकिस्तान का ये कनेक्शन सलाहुद्दीन और आईएसआई से ये बताता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है, आतंकवाद को पालता पोसता है। भारत ने चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर भारतीय सेना की जो गाड़ियां हैं वो तोपें ले जाती हुई नजर आई, और वहीं दूसरी तरफ भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच में बीआरओ ने भी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सड़क तैयार कर ली है। 100 सेकंड में ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं। चीन को सबक सिखाने की तैयारी, ड्रैगन पर हिंद की सेना भारी, लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई तोपें। ड्रैगन को इस बार लगी गहरी चोटें। ये तैयारी है चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की। ये तैयारी है लाल सुल्तान की सल्तनत को हिलाने की। लड़ाकू विमान दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हैं। तोपें अपनी मंजिल के लिए रवाना हो रही हैं। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर भारतीय सेना की गाड़ियां तोपें ले जाती हुई नजर आईं तो जगह जगह देशभक्ति का जज्बा हिलोरे मारने लगा। लेह लद्दाख के लिए रवाना हो रही तोपों को देखकर हिमाचल प्रदेश के मंडी में रहने वाले लोग भारतीय सेना को सल्यूट मारने लगे। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच बीआरओ ने भी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सड़क तैयार कर ली है। ये सड़क मनाली को लेह से जोड़ेगी। इस सड़क के बनने से अब सेना के जवानों की आवाजाही और भी आसान हो जाएगी। सड़क को नीमो पदम दारचा के नाम से जाना जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ये सड़क 12 महीनों तक खुली रहेगी, यानी ये लद्दाख का ऑल वेदर रूट होगा जो 2 और रास्तों से जुड़ जाएगा।
किसी भी समय भारतीय सेना के जवान हिमाचल के दारचा के रास्ते पदम और फिर नीमो होते हुए कुछ ही घंटों में लेह और कारगिल तक पहुंच जाएंगे। इस सड़क के बनने से काफी समय बचेगा। पहले लोगों को पुरानी सड़क के जरिए मनाली से लेह पहुंचने में लगभग 12 से 14 घंटे लगते थे, लेकिन नई सड़क से केवल 6-7 घंटे ही लगेंगे। इस रास्ते से आसानी से सैनिकों को रसद और हथियार भी पहुंचाए जा सकेंगे। सरहद पर भारत की तैयारियां पूरी हैं। दुश्मन भी अब इस रास्ते को देखकर अपना रास्ता बदलने पर मजबूर होगा। फिलहाल हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को देखकर चीन और पाकिस्तान दोनों दुश्मन मुल्कों की चूल्हे हिल रही हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, एलएसी विवाद पर यूरोपियन थिंक टैंक की तरफ से बड़ा दावा किया गया कि एलएसी पर भारतीय सेना मजबूत है। एफसास ने दावा किया चीन की स्थिति दलदल में फंसने जैसी है, भारत की ऊंचाई वाले स्थानों पर स्थिति मजबूत है। तमाम मोर्चे पर और कई देशों के खिलाफ खुद को आक्रामक दिखा रहा चीन अब इस कोशिश में है कि दुनिया उसे किसी तरीके का दोष ना दे। बड़ी खबर यह है कि अब एलएसी को लेकर चीन का नया शिगुफा सामने आया है और भारत कर सकता है सर्दियों में हमला, ऐसा चीन को लगता है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में यह फर्जी आशंका चीन ने जताई है। चीन पर हमला नहीं हुआ तो राष्ट्रवादी निराश होंगे, ये प्रोपेगेंडा अब चीन फैला रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि राष्ट्रवादियों को खुश करने के लिए दबाव में है मोदी सरकार और इसीलिए सर्दियों में चीन पर हमला कर सकता है भारत। चीन मोदी सरकार से इस कदर घबराया है कि चीनी सरकार का मुखपत्र कहा जाने वाला ग्लोबल टाइम्स अपने देश की चिंता छोड़कर भारत की सियासत पर भी ट्वीट करने लगा है। आखिर ग्लोबल टाइम्स ने ऐसा कौन सा ट्वीट किया कि बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है? आखिर क्यों बीजेपी के प्रवक्ता ने यह तक कह दिया कि मां बेटे ने चीन में अपना ईमान गिरवी रख दिया? 100 सेकंड में यह खबर देखिए। मोदी सरकार से घबराया चीन, ग्लोबल टाइम्स ने किया ट्वीट। चीनी ढोल की खुल गई पोल, बीजेपी ने कांग्रेस पर किया गोल। इसे ट्वीट कहें या दस्तावेज, इसे बयान कहें या चीन का खौफ, जो भी है, लेकिन इतना तय है कि चीन की हालत पस्त है। भारतीय हौसलों के आगे ड्रैगन की एक नहीं चल रही। मोदी सरकार के रचे चक्रव्यूह में जिनपिंग इस कदर फंस चुके हैं कि अब ना मोहब्बत मिल रही ना विसाले सनम। चीन की हालत क्या है, इसकी तस्दीक कर रहा है चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का ये ट्वीट। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार को झकझोरने में लगी है। ट्वीट में आगे लिखा गया है कि चीन से जारी तनाव के बीच कांग्रेस के ताबड़तोड़ हमले की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी भारी दबाव में है। फिलहाल दबाव में कौन है? चीन सरकार के मुखपत्र ने ये ट्वीट कर पूरी दुनिया को बता दिया है। सच्चाई सामने है। ड्रैगन को मोदी सरकार की नीतियों और रणनीतियों ने इस कदर घेर लिया है कि उसे बचने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। इसीलिए गलवान और पेंगोंग में मुंह की खाने के बाद अब चीन अपने जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय हिंदुस्तान के सियासी गलियारों में झांक रहा है। सियासत तो सियासत होती है, मौका किसी के हाथ भी लगे वे उसे भुनाने में जुट ही जाता है। फिलहाल चीनी अखबार के इस ट्वीट ने सियासी खेमों में हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी को मौका मिला तो उसने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले बोल दिए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस और चीन के बीच इश्क की बात करते हुए हमला बोला है। इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। आप देखिए, जब इश्क होता है तो आंखों ही आंखों में बात होती है और पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाता है कि इश्क हुआ है। और जब मुश्क अर्थात खुशबू और सुगंध फैलती है तो केवल फूल तक ही वो सुगंध नहीं रहता है, पूरा विश्व जान जाता है कि कहां ये गुल खिला है। तो आज ये जो गुल खिला है चाइना और कांग्रेस पार्टी के बीच, ये जो इश्क हुआ है, इस इश्क और मुश्क को छुपाए भी कोई छुपा नहीं सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट का हवाला देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस चीन के एजेंडे पर काम कर रही है। आज उसके पीएलए के हैवान एलएसी को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी खींच निकालने की कोशिश कर रही है और यह कोशिश कर रही है कि देखो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं तो बाहर से, हमारे जवान तो बाहर से काम कर रहे हैं
किंतु हिंदुस्तान के अंदर और घर के अंदर भी ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे एजेंडे को चला रही है, और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। संबित पात्रा ने ट्वीट कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर इशारों में जोरदार हमला बोला है। संबित पात्रा ने कहा है कि मां और बेटे ने चीन में अपना ईमान गिरवी रखा था। फिलहाल ये तो सियासी पहलू है, आरोप और प्रत्यारोप की सियासत पुरानी है और ये देश की राजनीति के लिए घर का मामला है। लेकिन जिनपिंग के इशारों पर चलने वाले ग्लोबल टाइम्स के इस ट्वीट ने ड्रैगन की हताशा और मोदी सरकार के खौफ की वो तस्वीर दिखा दी है जिसका अनुमान दुनिया को बहुत पहले से ही लग गया था। पैंगोंग में चीनी सैनिकों को मारकर भगाने के बाद भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है और अब आईटीबीपी के जवान ब्लैक चौक के पास मजबूती से खड़े हैं। 100 सेकंड में ये खबर समझिए। मां भारती के सपूत तैयार हैं। अपनी जमीन की रक्षा के लिए वो 4,994 मीटर की ऊंचाई पर भी तन कर खड़े हैं और ड्रैगन को ये साफ बता दिया है कि सुन लो जिनपिंग, अगर फिर हमसे पंगा लिया तो गिनना शुरू करो अपनी पीएलए के बुरे दिन। अब तक आईटीबीपी मुख्य रूप से फिंगर 2 और फिंगर 3 के पास धनसिंह पोस्ट में पैंगोंग के उत्तर में मौजूद था। आईटीबीपी ने पिछले हफ्ते एलएसी के पास 6 दिन पहले ही सैनिकों को तैनात किया। आईटीबीपी ये बात भी कह रही है कि सीमा विवाद के बाद एलएसी पर हम अच्छी स्थिति में हैं। सीमावर्ती चौकियों के बीच सेना की आवाजाही के लिए और भी गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी और सरकार द्वारा सड़क निर्माण पर जोर दिया जाएगा। भारतीय सेना, आईटीबीपी और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने संयुक्त रूप से हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, येलो बम्प के पास की पहाड़ियों में दबदबा कायम रखा है। इन इलाकों में कभी पीएलए नहीं था। इतनी ऊंचाई पर पीएलए कभी नहीं आ सकती। उनके सैनिकों के सीने में वो जज्बा नहीं, लेकिन भारत मां के आईटीबीपी के सपूतों के पास इस इलाके में 39 ऐसे पोजीशंस हैं जहां वो मजबूत हैं। आईटीबीपी चुशूल और तारा सीमा चौकियों के पास अच्छी संख्या में मौजूद है। बाकी कंपनियों को चंडीगढ़ से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इन जवानों के ही अदम्य साहस से हम अपने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। इन्होंने ही मई और जून में गलवान में पीएलए की गर्दन तोड़ी थी। 14 जून को आईटीबीपी के जवानों के लिए वीरता पदक की सिफारिश की गई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तानी सीमा से है। एलओसी पर फिर से सीमा पार से फायरिंग हुई है। पुंछ सेक्टर में दुश्मनों ने फिर से गोलीबारी की है। कई घरों को और मवेशियों को भी नुकसान पहुंचाया है पुंछ सेक्टर में, जहां पर निशाना बनाया रिहायशी इलाकों को और जवाबी कार्रवाई हुई, जिसके बाद ये गोलीबारी बंद हुई है। अपने आका चीन की फजीहत को देखते हुए भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अपनी फितरत का गुलाम इमरान के मुल्क ने सीमा पर फिर गोलीबारी की। दुश्मनों ने इस बार पुंछ के कस्बा किरनी सेक्टर में मासूम ग्रामीणों को निशाना बनाया, उनके घर बार तबाह करने की कोशिश की। पाकिस्तानी सेना ने शनिवार को अचानक किरनी और दिगवार में भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी गोलीबारी करनी शुरू कर दी। सीमा पार से मोर्टार शेल दागे जाने लगे। इस पर भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की तो दुश्मनों के होश फाख्ता हो गए। इसके बाद खींच में आकर पाकिस्तानियों ने रिहायशी इलाकों में और भी गोले दागे। सीमा पर के गांवों में दर्जनों मोर्टार गिरे, जिससे लोगों के घरों और मवेशियों को नुकसान पहुंचा है। सीमा पर दुश्मन की ऐसी ही गुस्ताखियों का जवाब देने के लिए अब सरकार पहले से ज्यादा मुस्तैद है और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए बंकर बनाए जा रहे हैं। ये बैंकर जो है एक हमें मिला है स्कूल के पास में, इसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा बेनिफिट है, क्योंकि जब स्कूल में हमारे बच्चे आ जाते हैं तो हमारा थोड़ा दिल सुकून में हो जाता है कि बच्चे स्कूल में गए हैं और उधर छुप जाएंगे बैंकर में। हमें ये इस बंकर का बहुत फ़ायदा है। तो जहाँ मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए भी आते हैं तो फायरिंग जब होती है इसी के अंदर हम पनाह ले लेते हैं। तो ये हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे लिए जो बंकर बना है। सीमा पर बसे लोगों को नुकसान न हो, इसका फौरी समाधान जरूरी है और इन बंकरों को बनाने के पीछे का मकसद यही है। लेकिन पाकिस्तान का स्थायी इलाज ही इस समस्या का असल समाधान है।
और बड़ी खबर, कंगना एक बार फिर से सुर्खियों और विवादों में है। कंगना रनौत को संजय राउत ने अपशब्द कहे हैं। राउत ने कंगना के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर कंगना ने भी जवाब दिया। कहा 2008 में मूवी माफिया ने मुझे साइको बताया, 2016 में मुझे चुड़ैल तक कहा गया, और अब 2020 में जब सरकार में बैठा एक आदमी मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। कंगना का बयान, मुंबई में तूफान। फिल्म माफिया से ज्यादा मुंबई पुलिस से डर। मुंबई में कंगना को पीओके वाली फीलिंग। सुशांत सुसाइड केस में लगातार बेबाकी से बोलने वाली बॉलीवुड की धाकड़ क्वीन एक बार फिर चर्चा में है। मुंबई को पीओके कहने के बाद कंगना रनौत और शिवसेना के बीच तकरार जारी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने अब तो उन्हें हरामखोर लड़की तक कह डाला। वहीं कंगना भी कैसे पीछे रहने वाली थी। उन्होंने तुरंत ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि साल 2008 में मूवी माफिया ने मुझे एक साइको घोषित किया। इतना ही नहीं, 2016 में उन्होंने मुझे एक चुड़ैल कहा। 2020 में महाराष्ट्र के मंत्री ने मुझे हरामखोर लड़की का खिताब दे दिया। इन सभी लोगों ने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने कहा कि सुशांत की हत्या के बाद मैं मुंबई में सेफ महसूस नहीं करती हूँ। इस वक्त डिबेट करने वाले योद्धा कहाँ हैं? इस बीच कंगना रनौत ने अपने ट्विटर पर अपने पिता अमरदीप रनौत का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उनका बेटी के लिए दर्द साफ झलक रहा है। कंगना की तारीफ करते हुए वो उन्हें समझा रहे हैं कि वो किसी से पंगा ना ले। कंगना ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, आप माफिया से लड़ सकते हैं, आप सरकारों को भी चुनौती दे सकते हैं, लेकिन घर पर भावनात्मक ब्लैकमेल को कैसे संभालें? आज मेरे घर में इस दृश्य से कौन कौन संबंधित है? क्या प्लीज? नहीं, आप जो बोल रहे थे वो बताओ ना, जो बोल रहे थे वो बताओ। और मतलब हमने किसी से कोई पंगा नहीं लेना। मुझे रात को नींद आई, 12 बजे का उठा हूं मैं। अगर कोई हमारे आपको बता दें कि कंगना पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि 9 सितंबर को उनकी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। उन्होंने यहां तक कह डाला है कि किसी के बाप में हिम्मत हो तो मुझे रोक ले। कंगना के बयान के बाद से ही मुंबई की राजनीति में भूचाल सा आ गया है और सियासी धरती रोज कुछ न कुछ डोलती है। और इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई रिया चक्रवर्ती का जो कनेक्शन सामने आ रहा है, उसे लेकर बड़ी पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो सकती है। ज्यादा मुश्किलें रिया की बढ़ती जा रही है, क्योंकि कभी भी रिया के घर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच सकती है और उसके बाद रिया को लेकर जाएगी एनसीबी। रिया चक्रवर्ती कभी भी गिरफ्तार हो सकती हैं। शोविक और सैमुअल मिरांडा, जो कि फिलहाल एनसीबी रिमांड पर है, आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। आज रिया को एनसीबी गिरफ्तार कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले को करीब 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस केस को सुलझाने में जुटी 3 एजेंसियां ईडी, सीबीआई और एनसीबी हर दिन केस में नई पड़ताल में जुटी हैं। अभी तक मामले की जांच पड़ताल सबसे ज्यादा ड्रग्स एंगल पर ही हुई है। शनिवार को ड्रग्स मामले में एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के निजी स्टाफ दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार कर लिया। दीपेश के बाद इस केस में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शुक्रवार को रिया का भाई शौविक और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने दोनों को 9 सितंबर तक की हिरासत में भेज दिया है। वहीं अपने बेटे शोविक की गिरफ्तारी पर उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बधाई इंडिया, आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुझे यकीन है कि अगला नंबर मेरी बेटी का है और नहीं पता कि उसके बाद किसकी बारी आएगी। एनसीबी जो केस दर्ज करती है ना, वो कंप्लेंट केस होता है, वो पुलिस की तरह एफआईआर नहीं होती है। कंप्लेंट केस में हमारे पास छोटे ड्रग के मामलों में 60 दिन का टाइम होता है। बड़े केसेस जो नॉर्मली हम करते हैं, हमें 6 महीने इन्वेस्टिगेशन के लिए मिलता है। आज एनसीबी रिया चक्रवर्ती और शौविक को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। इस पूछताछ में कई ऐसे खुलासे भी हो सकते हैं जो केस की तह तक जाने में एजेंसियों की मदद करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या अब रिया की गिरफ्तारी की बारी है, क्योंकि ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी के बाद एक एक कर रिया के करीबियों पर एनसीबी शिकंजा कस रही है। क्या रिया की होगी गिरफ्तारी? व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि रिया ने वैसे ड्रग्स खरीदे जो नारकोटिक्स एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। रिया ने कई बार शौविक से भी ड्रग्स मंगवाया। यही वजह है कि अब रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ सकती है। वैसे भी रिया मामले की शुरुआत से ही शक के दायरे में है। बताया जा रहा है कि एनसीबी के सामने शौविक ने खुलासा किया है कि रिया के कहने पर उसने ड्रग्स खरीदा। इतना ही नहीं, लॉकडाउन में ड्रग्स का 1 महीने का स्टॉक भी जमा किया गया। रिया पर ड्रग्स लेने, खरीदने, सप्लाई करने के भी आरोप हैं। रिया की श्रुति और मिरांडा के साथ सामने आई चैट में भी उनकी गिरफ्तारी के लिए अहम सबूत मिले हैं। तो एनसीबी का फंदा कस रहा है और आज का दिन रिया के परिवार के लिए मुश्किलों भरा है, क्योंकि रिया का नंबर आना आज तय है। ऐसे में एनसीबी रिया से जो राज उगलवाएगी,
संभावित सवाल क्या कुछ होंगे उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल एनसीबी जो पूछ सकती है रिया चक्रवर्ती से वो ये कि आपके ड्रग्स से रिश्ते कब और कैसे हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आगे की लीड्स एनसीबी को देगा। दूसरा सवाल ये होगा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स का सेवन करते थे, ड्रग लेते थे सुशांत सिंह राजपूत। तीसरा सवाल, आपको पहली बार ये कब पता चला कि सुशांत ड्रग लेते हैं, पहली जानकारी इसकी कब हुई। चौथा सवाल, क्या आपने उन्हें ड्रग लेने से कभी रोकने की कोशिश की कि वो ड्रग ना लें। पांचवा सवाल, क्या आप भी उनके साथ ड्रग का सेवन करती थी, ड्रग एडिक्ट क्या आप भी थी। सवाल फिर ये होगा कि क्या आप सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी, क्योंकि इस सवाल से जुड़े कई लीड्स एनसीबी को मिले हैं। सवाल यह भी होगा कि आपने पहली बार सुशांत के लिए ड्रग कब मंगवाई। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण सवाल होगा कि शोविक और मिरांडा कब से इस धंधे से जुड़े हैं, कब से ड्रग पेडलर्स से उनके रिश्ते हैं, कब से वो ड्रग मंगवाते हैं। फिर 9वां सवाल होगा, क्या आप तीनों ने बाहर भी किसी को ड्रग सप्लाई की है, मंगवाकर क्या ड्रग किसी को पहुंचवाई है। और उसके बाद 10वां सवाल, क्या ये सही है कि लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने काफी सारे ड्रग्स खरीदे, उनकी परचेज की और ड्रग का इस्तेमाल ज्यादा किया, यानी कि ड्रग का सेवन ज्यादा किया। ये वो तमाम सवाल जो एनसीबी रिया चक्रवर्ती के सामने आज रखने वाली है। इन तमाम सवालों के साथ इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि देश में कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है, तो पहली बार 24 घंटे में 90,000 नए केस सामने आए हैं। 41 लाख के पार क्योंकि कोरोना मरीजों की संख्या अब जा पहुंची है और 70,000 के पार कोरोना से मौत का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। 24 घंटे में 73,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं और 24 घंटे में कोरोना से 1,044 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना का संकट अपनी जगह तो है ही, लॉकडाउन ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हालात ये है कि मार्च के बाद सुइसाइड, आत्महत्या करने वालों की तादाद अचानक से बढ़ चुकी है। आप ये रिपोर्ट देखिए और ये समझिए कि स्थिति कितनी भयावह है। 6 अगस्त को 48 साल के धर्मदत्त भट्ट ने नोएडा सेक्टर 82 में अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया। भट्ट एक आईटी कंपनी के साथ काम करते थे। मार्च में उन्हें इस्तीफे के लिए कह दिया गया। लॉकडाउन के दौरान कहीं नौकरी नहीं मिली, हताश होकर उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। पिछले एक हफ्ते में अकेले नोएडा में 8 लोगों ने सुसाइड किया। इनमें 6 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। सुसाइड के कई तरह के कारण सामने आए, लेकिन सबसे बड़ी वजह नौकरी का छूट जाना और आर्थिक तंगी ही रही। मार्च में लॉकडाउन के बाद नोएडा में सुसाइड के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली। अप्रैल में 24 मई से जून तक 34 और जुलाई और अगस्त में सुसाइड के 30 और 26 मामले दर्ज किए गए। अधिकांश लोग रोजगार को लेकर परेशान थे। आर्थिक तंगी की वजह से घर में कलेश होता है। आदमी घर से बाहर निकलता है, सुबह निकलता है, शाम को घर जाता है, कुछ नहीं मिलता। रोड पर काम ढूंढने आते हैं, काम नहीं मिलता है। आखिरकार कहाँ जाया जाए। तो आत्महत्या करने की यही वजह है। सरकार इस पर ध्यान दे। लॉकडाउन की वजह से 32 वर्षीय जयप्रकाश पंवर का काम एकदम ठप हो गया। वे बिजली मिस्त्री का काम करते थे। 24 वर्षीय फूलन सिंह ने नोएडा हबीबपुर गांव में अपने किराए के घर में फांसी लगा ली। अब टैक्सी की EMI भी नहीं भर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या बताऊँ, कभी कभी मैम दिल करता है कि कभी फांसी खा के सुसाइड करके मर जाऊँ, लेकिन क्या करूँ मैं, मजबूरी है, घर फैमिली है, नहीं माँ की दवा, भाई की पढ़ाई की लिखाई खर्चा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और काम काज मार्केट में बिल्कुल है नहीं। नोएडा की ये भयावह कहानी अंतहीन है। किसी के पास EMI के पैसे नहीं है तो कोई किराया देने में सक्षम नहीं रह गया है, तो किसी के घर में खाना तक नहीं है। ऑटो या कैब चलाने वाले, छोटे मोटे काम करने वाले, सबकी कहानी एक जैसी है और सबकी कहानी में बड़ी त्रासदी है। हालत यह है कि जनवरी से लेकर अब तक नोएडा में सुसाइड के 195 मामले सामने आए हैं और इनमें ज्यादातर लॉकडाउन के बाद के मामले हैं। धमाके का एक चौंकाने वाला वीडियो आया और ये धमाका बारूदी बम का नहीं बल्कि चट्टान को तोड़ने के दौरान का है और इसके बाद मंजर कैसा दिखा आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। खौफनाक धमाका हुआ। आसमान में कई फीट ऊंचाई तक धुआं फैल गया और इस धमाके के साथ हुई पत्थरों की बारिश। जरा सोचिए, अगर आसपास कोई शख्स होता तो उसका क्या हाल हुआ होता। ये तस्वीरें न सिर्फ चौंकाती हैं बल्कि डराती भी हैं और इस धमाके के पीछे का सच जानेंगे तो और भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये तस्वीरें डुंडी स्टेशन से आई हैं। यहाँ साइडिंग का काम चल रहा था। इस दौरान एक बड़ी चट्टान को ब्लास्ट करके तोड़ने का काम किया जा रहा था।
किनारे एक ट्रेन खड़ी थी और इस काम में बहुत सारे मजदूर लगे हुए थे, मगर जिस कंपनी पर चट्टान को तोड़ने का जिम्मा था उसकी गलती कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। गलत तरीके से चट्टान को तोड़ने की कोशिश की गई और फिर जोरदार धमाका हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रेलवे की 25,000 वोल्ट इलेक्ट्रिक लाइन भी इसमें डैमेज हो गई। अगर वो तार टूटकर ट्रेन पर गिर जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ब्लास्ट के दौरान पत्थर काफी दूर तक उड़कर जा गिरे। हालांकि इसमें 2 प्राइवेट और 2 रेलवे मजदूर जख्मी हो गए। ऐसी लापरवाही अपने आप में बड़े सवाल खड़ी करती है। जब इस घटना को लेकर जिम्मेदार लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।